अरे ना करो, शादी ना करो, हमारी जान का क्या जाता। ये जगह वैसे भी बहुत खराब है, हम चाहे तो इसे और भी खराब बना सकते हैं। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं वो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और जिनका नाम है शादाब खान। और सन 1991-92 से उनका ये सफ़र शुरू हुआ, तो जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। शादाब साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ? सर, मेरा ये सफ़र जो है थिएटर को लेके ये 92-93 में स्टार्ट हुआ था। रियासी में ही हम थिएटर करते थे और मेरे गुरु हुआ करते थे श्री सुदर्शन कुमार लंगेट जी। वो अब हमारे बीच में नहीं हैं जी, पर उनका बैनर था डायना क्रिएटिव आर्ट करके। तो तब हम थिएटर किया करते थे रियासी के अंदर। मैं बताऊं कि तब थिएटर शायद करते तो थे, लेकिन शायद थिएटर की इतनी समझ नहीं थी हमें, है ना। कुछ भी कर लेते थे तो मतलब हाँ थिएटर हो गया, थिएटर हो गया। आगे से स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, पीछे से प्रॉमिट मिल रहा है तो मतलब कर रहे हैं, मतलब अपने आप में बहुत कर रहे थे और जैसा कर रहे हैं वही बहुत अच्छा है। हाँ, वही बहुत अच्छा है। अब जो भी देखने वाले उन्होंने भी कभी थिएटर प्लेस को भी देखे ही नहीं हुए जी, बिल्कुल, है ना। तो जो हम कर रहे हैं तो बस शाबाशी मिल रही है, बस बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी। जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी का हमारा एक ड्रामा फेस्टिवल रहता है, साल का हमारा एक ही वो प्रोडक्शन होती थी, वो हम करते थे। इससे ज़्यादा कोई एक आधा नुक्कड़ कर लिया या कभी स्कूल लेवल पे कुछ कर लिया, मतलब इससे ज़्यादा कभी कुछ करने का मौका मिलता नहीं था। आप मुझे पहले एक चीज़ ये बताइए खान साहब कि 2002-2003 की आप बात कर रहे हैं, जब रियासी जैसी जगह पर आप नुक्कड़ नाटक करते थे और स्टेज शोज करते थे, तो लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स रहता था? देखिए, नुक्कड़ रियासी जैसी जगह पे करना तो उनके लिए तो कुछ अजीब ही था जी। मतलब जहाँ भी ढोलक बजी और तबला बजा और लोग इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो तो लोग अपना एंटरटेन कर रहे हैं जी। सच बताऊं तो ईमानदारी से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है नुक्कड़ से कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या है। वो 1-2% लोग होते हैं, नई सी बात है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर एकदम से। बिल्कुल 1-2% लोग होते हैं जो उसमें से वो समझ लेते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हाँ, बाकी 80-90% लोग तो बस एंजॉय करने के लिए आते हैं। हाँ भाई, कुछ ऐसा मिल गया, है ना। तो फिर मैं बता रहा था आपको कि 2000 में यहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे, मतलब जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी में। तो तब रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। मैं भी ऑडिशन देने के लिए चला गया, तो मेरा वहाँ पे लक फेवर कर गया और मेरी सिलेक्शन हो गई। आपकी सिलेक्शन हो गई। और कितने लोग सिलेक्ट हुए उसमें? सर, तब वहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिल के एक वर्कशॉप कर रहे थे जी। तो वो 57 स्टूडेंट थे सर, जिनमें आप भी थे जी, जिनमें मैं एक था। तो वर्कशॉप हमारी मानसर के अंदर हुई थी। वहाँ पे वो हमारा एक फर्स्ट फेज था वर्कशॉप का। इस तरह से वो 3 फेज में डिवाइड थी। तो इस तरह से वो हर स्टेट्स में हो रही थी, हमारे नॉर्थ जोन में हो रही थी पूरी। उसके बाद 2002-2003 में मेरा लक फिर फेवर किया और मैं सेकंड फेज के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। मतलब हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में से हम सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो 2000 से लेकर 2003 के बीच का जो गैप था वो किस तरह क्या था, किस तरह की मेहनत थी? क्योंकि दोबारा से रीसिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात रहती है अपने आप। जो वो सिलेक्शन मेरा सेकंड फेज में हुआ था, एक्चुअली उन्होंने वो नोटिस किया था कि जो फर्स्ट फेज में जो बच्चे, उनका रिस्पांस किस तरह का है, वो आगे फ्यूचर में, क्योंकि बड़े बड़े गुरु लोग आते हैं ना, तो ये समझ आते हैं कि किसके अंदर वो फ्लेवर है, कौन आगे इसको करना चाहेगा, दिल से कौन करना चाहता है, हाँ, और कौन बस थोड़े दिनों में बस छोड़ने वाला है इसको। तो शायद उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा कि नहीं, इस बच्चे के अंदर कुछ ऐसा है कि ये आगे जाएगा, ये आगे करेगा जी। तो नहीं तो रियासी जैसी जगह पे मुझे मतलब यहाँ के बड़े थिएटर ग्रुप्स के बच्चे उसमें परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरा तो नंबर लगना बड़ा मुश्किल। तो जम्मू के ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जिनके साथ आपने अपना काम किया, जिनके मतलब अंडर रह के आपने ये सब चीज़ें सीखी? जम्मू के अंदर तो मैं सच बताऊं तो मेरा काम सिर्फ रियासी बेस्ड है। मुझे रियासी का नाम और रियासी के बच्चों को निकाल के जम्मू जैसे प्लेटफॉर्म में, और कोशिश रहेगी कि यहाँ से भी बाहर निकालें, क्योंकि उन बच्चों ने अभी जो हम कर रहे हैं वही देखा हुआ है। अभी हमारी 2 प्रोडक्शन जो है वो अविनम थिएटर में हुई है। एक स्पार्टाकस करके हमने वर्ल्ड ड्रामास का प्ले किया है, एक फंदी करके हमने जो अविनम थिएटर में परफॉर्म किया है। तो बच्चों ने कभी हमने अपने थिएटर देखा भी नहीं था, हमारे रियासी के बच्चों ने, है ना।
यहाँ पे आए, उन्होंने किया, अच्छा ऐसा भी होता है थिएटर, मतलब एक नई चीज़ देखने को मिली, है ना। यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम उनको जम्मू के बाहर, भले ही चंडीगढ़, पंजाब या दिल्ली तक ही, जहाँ तक हम कुछ बिल्कुल खुदा ने साथ दिया, तो कोशिश करेंगे उनको बाहर लेके जाएंगे। तो खान साहब, आप बता रहे थे कि 2002-2003 में जब आपकी दोबारा रीसिलेक्शन हुई, तो फिर उसके बाद का सफ़र कैसा रहा आपका? सर सच बताऊँ तो उसके बाद समझ में आया कि एक्चुअली थिएटर है क्या, ईमानदारी से। उससे पहले हम कुछ भी कर रहे थे, है ना। फिर जब हम दिल्ली चले गए तो दिल्ली संस्कृति केंद्र आनंद ग्राम न्यू दिल्ली में हमारा वर्कशॉप हुआ। वहाँ पे शायद इंडिया के टॉप मोस्ट जो डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सिखाया कि मतलब एक्चुअली थिएटर है क्या। जो मेरे साथ बाकी बच्चे थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और अच्छे लेवल पे किया था। एक शायद उनमें से मैं ही एक बच्चा था जिसने कोई वैसा लेवल नहीं देखा था, है ना। तो उस दौरान रतन थियम जी एक मतलब बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और भी अब नाम लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो मैं बताऊं कि जब मैं दिल्ली में था तब हमारे जम्मू के मुश्ताक काक जी, है ना, वो श्रीराम सेंटर के डायरेक्टर थे वहाँ पे। और मैंने सुना था कि जम्मू से हमारे एक सीनियर हैं जो श्रीराम सेंटर, और ये मुश्ताक काक जी जो हैं, ये तो रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं जम्मू से, जो बाहर भी इन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं उनको जानता नहीं था, कभी मिला ही नहीं था, है ना। फिर श्रीराम सेंटर हमें एक प्रोडक्शन दिखाने के लिए ले गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने पूछा तो बोले कि वो सामने खड़े हैं वो। तो बड़ी मतलब वैसा भी लगा कि इनसे जाके मिलूं, मतलब बड़ा नाम है, मतलब कैसा बोलेंगे, है ना, वो थोड़ा रहता है अंदर। तो फिर खैर मैं गया उनके पास, सलाम दुआ हुई। हाँ बोलो बेटा। मैं कहा सर मैं जम्मू से हूँ। अच्छा जम्मू तू है? अच्छा बहुत बड़ी गल है जम्मू की तू है? मैं सर मैं बेसिकली रियासी तू है। अच्छा रियासी तू है, बहुत बड़ी गल है यार, बड़ा अच्छा लग गया। ये रहता है ना, जब एक इंसान किसी मुकाम पे पहुंचा होता है तो उसी के शहर का कोई बच्चा या कोई स्ट्रगलर उस तक पहुंचे तो उसको बड़ी खुशी सी रहती है। और मैं ईमानदारी से बताऊं, उन्होंने पहले ही सवाल पूछा कि कितने रह रहे हैं। अच्छा। मैं क्या वो सारे फ्रेंड से मिलके ना एक उसी रूम ले आया, उधर रह रहे हैं ना, तू कल बैग चुके मेरे को आ जा। मैं कहा ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। दूसरे दिन फिर मुलाकात हुई, तू आया नहीं। मैं कहा जी मैं आ जाऊँगा सर। फिर 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने लड़का भेजा, ये मैंने पता है जम्मू दा आने वाला नहीं है, इतना ज़्यादा बैग चुक के ना मेरे रूम चला गया। जी। फिर मैं काफ़ी देर उनके साथ वहाँ पे रहा। मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कोई अपना बाहर मिल रहा है और वैसा सपोर्ट मिल रहा है, और उनकी उस इंसान का इतना बड़प्पन कि 2-3 बारी बोलने के बाद भी वो डेलिबरेटली आपका बैग, आपका सामान कर लेके आते। बिल्कुल, और बड़ा नाम है, और मैं तो मतलब था नहीं, लेकिन उनसे भी बहुत सीखने का मौका मिला उस दौरान। फिर हमारा वर्कशॉप वहाँ पे ख़त्म हुआ। और सर बताऊँ तो अच्छा थिएटर करने के लिए अच्छा काम देखना आपको बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छी प्रोडक्शंस, अच्छे प्लेस देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भी देखोगे तो ख़राब का पता चलेगा कि एक्चुअली क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो अच्छा देखना बड़ा ज़रूरी है। तो तब बड़े बड़े मतलब रतन थियम जी के साथ बैक स्टेज करने का मौका मिला, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस के साथ बैक स्टेज करने का मौका मिला। तो समझ में आया एक्चुअली इसके बाद यहाँ तो करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि खराब होगा ही नहीं। बिल्कुल, आपने एक लेवल देखा हुआ है तो फिर आप कैसे खराब कर सकते हैं, है ना। फिर हमारा वर्कशॉप ख़त्म हुआ। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी जो है वो अपने 25 वर्ष मना रही थी, तो हमें उसमें बैक स्टेज करने का मौका मिला। अच्छा। तब इंडस्ट्रीज़ के बड़े नामे ग्रामी जो स्टार हैं वो लोग उसमें काम कर रहे थे। निशुद्दीन शाह साहब, उमेश पुरी साहब तब जिंदा थे, है ना, सीमा विश्वास, रामानंद लागू। तो किस तरह का उस टाइम आपका मतलब ये था कि मेरे सामने तो एकदम से ये इस मतलब थिएटर के तो दिग्गज जिन्हें मतलब महान लोग कहा जाता है वो आपके सामने हैं और आपको उनके साथ बैक स्टेज काम करना है, तो किस तरह का आपके मन में रहा सर? ईमानदारी से बताऊं कि वो हम बैक स्टेज कर रहे थे, हम संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से थे, उनके प्रोडक्ट थे। तो प्रोडक्शंस को सेट पे किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती थी तो उनको हमें ही कॉल करना होता था कि ये चीज़ हमें चाहिए, है ना। तो हमें डे एंड नाइट उनके साथ रहना पड़ता था। उनकी डेडिकेशन देख के ना, मतलब कल प्रोडक्शन है, आज प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है और रात को 10 बजे ऑडिटोरियम उनके हैंडओवर किया जा रहा है कि ये लो जी। फिर उनका सेट अपना तैयार हो रहा है, उनके लोग हैं, और नसीर सर को, मुनिशपुरी साहब को, तो ये दिग्गज ये पूरी रात ना बिल्कुल स्टेज के ऊपर सो जाते थे ये। अच्छा। पूरी रात में स्टेज के ऊपर सो जाना। इनसे डिस्कशन भी होती थी कि सर मतलब आप रूम में रेस्ट कीजिए ना सर, सुबह आ जाइए सर यहाँ पे।
फिर वो सिखाता कि बेटा ऐसे नहीं होता है, ये जो स्टेज है इसके ऊपर रात को सोओगे ना तो सुबह तुम्हें अपना बेडरूम दिखेगा ये। अरे बहुत बड़ी बात है ये तो, है ना। तो वो अपने जोन को इतना कंफर्टेबल कर लेते थे, वो कहीं भी चलते थे, उनको लगता नहीं था कि ये मतलब हम मैं कहीं बाहर प्रोडक्शन कर रहा हूँ। जी 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 जी। वो चीज़ उनसे सीखने को मिली। तो खान साहब 92 93 से लेकर अब आप 2003-4 की बात सुना रहे थे, तो जब आपने इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, बैक स्टेज किया, उनको देखा, और जैसा आपने बताया कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें आप ही को कॉल करना पड़ता था, तो उस टाइम में कुछ ऐसा आपको अपने आप में एहसास हुआ हो कि यार मैं 92 या 93 में क्या काम करता था या मैं अब क्या काम कर रहा हूँ और मुझे आगे किस तरह से बढ़ना है? सर एक जिसने एक लेवल देखा होता है ना, है ना, वो फिर या तो अच्छा काम करता है या तो फिर वो करता नहीं है, उसके बस का ही नहीं रहता करना। मेरी पहली प्रायोरिटी थी मेरा रियासी, क्योंकि रियासी से बड़े बड़े नाम निकले हुए हैं। जो निकल गया ना उसने वापस कभी मुड़ के देखा नहीं, अपना घर अपना गांव कभी देखा नहीं। मैंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया, नाम डिसाइड कर लिया रियासी में, जब आप वहाँ से वापस रियासी में। हाँ बिल्कुल, डायरेक्टर तो मैं बन गया लेकिन मेरे पास आर्टिस्ट ही नहीं है। अब काम किससे करवाना है? स्कूल्स में जाते थे, बच्चों को, उनके टीचर्स को, स्टाफ को, प्रिंसिपल को बोलते थे एक वर्कशॉप करते हैं बच्चों को लेकर ना, बच्चों को ये सिखाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए आपसे। तो उनको कंसेप्ट ही नहीं था कि वर्कशॉप मतलब क्या है ना। 2002-2003 में जम्मू के अंदर भी थिएटर को लेके इतना बड़ा काम नहीं हो रहा था, तो ऐसी जैसी जगह पे तो नाम जैसी बात थी। फिर मेरा हार्ड वर्क है, मैंने कोशिश की कि नहीं कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होगा जी, एकदम से नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। फिर मैंने स्कूल कॉलेजेस में वर्कशॉप करना शुरू किया, और जिस बच्चे के अंदर वो फ्लेवर होता है ना, जिसको वो करना होता है ना, जिसके अंदर वो लगन होती है ना, वो अपने आप ही खींचा चला जाता है। जी बिल्कुल। पहले दिन वर्कशॉप में आप कॉलेजेस में करते हो तो वो 50-60 बच्चे आ जाते हैं जी, कुछ वैसे ही मजे लेने के लिए आ जाते हैं। दूसरे दिन वो 30 रहते हैं, वो तीसरे चौथे दिन वो फिर 12-15 जो रह जाते हैं ना, तो वो पकड़ में आ जाते हैं कि एक्चुअली ये बच्चे जो हैं ये इनमें इंटरेस्ट है करने का, है ना। फिर हमने स्कूल्स में इस तरह से वर्कशॉप्स हमने की रेसी के अंदर, और इस वक्त मेरे पास 32-33 जो है लड़कियां मिला के मेरे पास इस टाइम वो आर्टिस्ट जो हैं आपके पास हैं। तो खान साहब उनमें से कोई एक ऐसा कोई आर्टिस्ट जो दिल्ली या बॉम्बे तक पहुंचा हो? सर मैं बताऊं कि मैं अपने बच्चों को हमेशा यही कहता हूं, मैं आपको थिएटर सिखा सकता हूं, है ना, थिएटर की एक्टिंग सिखा सकता हूं, मैं आपको इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन खान साहब जहाँ तक मुझे जानने का मौका मिला या कई लोगों से मेरी बात हुई, तो हमेशा ये बात सामने आती है कि एक इंडस्ट्री में एक नाम कमाने के लिए एक थिएटर आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टर के लिए थिएटर करना तो बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ 2-4 प्ले करके वो मेरे ख्याल से कम भी उसको अपने लाइफ के 4-5 साल मिनिमम थिएटर को देने चाहिए। मतलब है कि थिएटर को अपना लाइफ बना लेना। हाँ, 4-5 साल उसको अगर उसने इंडस्ट्री में भी जाना है, मेरी अपनी राय हो सकती है कि उसको अगर इंडस्ट्री में जाना है तो कम से कम भी 5 साल वो थिएटर को ज़रूरी दे। 5 साल में कम से कम भी वो 10 प्रोडक्शन करे। किसी कैरेक्टर को पकड़ना इतनी आसान बात नहीं है जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें इनमें जुड़ी रहती हैं, उसकी वॉक कैसी होगी, उसकी एज कैसी होगी, है ना। हमारे थिएटर में कहते हैं कि इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप किस चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करते हो, चाहे कोई भिखारी या डेली आपको मिलने वाला कोई आदमी है, आप उसको नोटिस करते हो, यानी कि आपको किसी भी कैरेक्टर में जाने के लिए उसको उसके हर एक चीज़ कोई कैरेक्टर आपके जहन में होना चाहिए जी, तभी आप वो एक्ट कर पाओ। थोड़ा सा नहीं भी हो तब भी आप कर लोगे, अगर कुछ वैसा हो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक बार चीज़ हाथ में आ गई, पकड़ में आ गई, फिर तो आप कैसे भी खेलोगे उसके साथ। वो पकड़ में आना ज़रूरी है। तो इसलिए थिएटर के लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है एक कामयाब एक्टर बनने के लिए। जी खान साहब, आप दिल्ली में इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, उसके बाद वापस आप अपने गांव आए, रियासी जगह पे आए, और वहाँ पर आपने जैसा बताया कि आप डायरेक्टर तो बन गए, लेकिन फिर भी आपके हार्ड वर्क ने आपको आर्टिस्ट वहाँ से दिए। जम्मू में जैसे डीडी काशिर हैं या और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए आपका क्या काम रहा? डीडी काशिर के लिए अभी 5-6 महीने ही पहले हमने एक प्ले किया है।
मैं बताऊं कि उसमें 60% आर्टिस्ट जो थे वो रियासी के बच्चे थे। अच्छा, हमारे जो आप ही के ग्रुप के थे। जो बच्चे। बिल्कुल। और रिसेंटली मैं बताऊं कि कुछ ही दिनों की बात है, अभी शाहिद काज़मी की एक 2 वेब सीरीज़ चल रही थी, उसमें भी शायद ही मेरा कोई आर्टिस्ट बचा हो जिसने उसमें काम नहीं किया है। ओके। तो बच्चों को एक लेवल आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि थिएटर क्या चीज़ है, कैमरा कैसे फेस करना है, जी, है ना, उसके एक्सप्रेशन जेस्चर्स कैसे होने चाहिए। जी। आहिस्ता आहिस्ता टोटलिटी में आपको बताऊं कि रियासी का नाम बहुत दूर जाने वाला है, वो बहुत जल्दी जाने वाला है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर शादाब खान जैसा नाम हो वो ज़रूर जाएगा। तो फिर हमने रियासी के अंदर प्लेस तो किए, लेकिन था ये कि छोटे प्लेस करके हम जम्मू के अंदर नहीं बता पाएंगे उनको कि रियासी के अंदर काम हो रहा है, बस हाँ कर लेते हैं प्लेस। कुछ एक बड़ी प्रोडक्शंस का इंतज़ार था कि बड़ा प्ले उठाया जाए जो जम्मू के अंदर भी शायद एक आधी बार हुआ हो, वैसा किया जाए तो शायद जम्मू के लोगों को भी पता चले कि रियासी के अंदर वाकई थिएटर हो रहा है और वहाँ का कोई ऐसा थिएटर ग्रुप है जिसने वैसी कोई प्रोडक्शन उठाई है। जी, है ना, भले ही खराब निकली हो, अच्छी निकली हो, लेकिन हिम्मत करना उस प्रोडक्शन को उठाने के लिए ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो हमने एक स्पार्टाकस वर्ल्ड ड्रामास का प्ले है, हमने स्पार्टाकस प्ले उठाया और छुट्टियां भी पड़ी हुई थी। तो ये जो आप प्ले बता रहे हैं इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये भी थोड़ा आप हमसे शेयर कीजिएगा। जून जुलाई की छुट्टियां पड़ी हुई थी। आपने स्पार्टन्स मूवी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी स्पार्टन्स की, उसकी काफ़ी सारी सीरीज आई हैं, उसी का वही मान ले आप। ओके, है ना, रोम की कहानी है, पुरानी कहानी है। तो जून जुलाई की छुट्टियां पड़ी हुई थी और 2 महीने यकीन माने, मेरे एक फ्रेंड ही हैं, अजीज़ हैं, उनका अपना एक बैंकेट हॉल है रेसी में, क्योंकि बड़ी प्रोडक्शंस उठाने के लिए, वैसा प्ले उठाने के लिए हमें एक स्पेस पड़ी चाहिए। जी बिल्कुल, जहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉकिंग की जाए और वहीं पे वैसे रिहर्सल की जाए सेट लगा के, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। वो 2 महीने बराबर हमने वहाँ पे लगाए हैं और बच्चों ने बहुत मेहनत की और एक कामयाब प्रोडक्शन निकली। हमने रेसी के अंदर उसके 2-3 शो किए, उसके बाद जम्मू में भी अभिनव थिएटर में भी उसके शो किए हमने। काफ़ी सारे लोगों ने सराहा नाटक को कि बड़ी बात है कि ऐसी प्रोडक्शन उठाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एक हौसला बढ़ गया है ना, दिल खुल गया है कि हम बड़ा भी कर सकते हैं। बस इंतज़ार है कि कुछ और अच्छे नाटक समझ। खान साहब, आपकी इतने लंबे सफ़र में कोई ऐसी चीज़ जिसे आज आप सोचते हो तो आपको हंसी आती हो कि यार ये उस समय ये क्या हुआ था? जब हम मतलब नाटक करने का तो शौक था, अब कुछ भी कर रहे थे नाटक में, जो कर रहे थे हमारे लिए वही बेस्ट था, है ना। तब जब हम आगे परफॉर्म कर रहे होते थे, लाइंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टर पकड़ना वैसी चीज़ें तो दूर दूर की बात है। जी। तो पीछे 2-3 लड़के स्क्रिप्ट लेके खड़े हैं और हम जहाँ बोल रहे हैं और पीछे से वो बोल रहा है और वो बोल भी वैसे रहा है, क्योंकि जैसे हम अनप्रोफेशनल ही हैं तो वो तो है ना, कोई फ्रेंड पकड़ लिया पीछे से, भाई आप बोलो, मेरी आवाज़ कम जा रही है, उसकी आवाज़ ज़्यादा ऑडियंस में जा रही है। अच्छा, उसने बोल दिया, उसके बाद मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। तो ऑडियंस में भी लोग मज़े ले रहे हैं कि भाई हाँ कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसमें भी खुश थे, हाँ बहुत अच्छा किया हमने। मतलब लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है ना। तो आज समझ में आता है, तो मतलब कितना कुछ किया, लेकिन चलो मतलब सफ़र रहा है वैसा, अभी भी खुदा ने ज़िंदगी दी तो माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। ये तो एक हो गया हंसने वाला पार्ट। कोई ऐसा पार्ट जिसमें आपको लगा होगा कि अगर ये मेरे साथ ना हुआ होता तो शायद मैं ये चीज़ ना सीख पाता? जो होता है वो अच्छे के लिए होता बिल्कुल, है, बिल्कुल, है ना। इंसान के हाथ में खुद हो कुछ हो तो वो तो कहीं कहीं निकलता है ना, ऊपर वाले के हाथ। जब मैं बताऊं कि मैं जब दिल्ली से वापस आया 2002-03 में, वो जब स्टार लोगों के साथ बैक स्टेज करने का काम मिला, तो एक रात किसी के साथ थोड़ी सी बाउंडिंग करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत होता है ना। वो आपको थोड़ा सा जानने लगता है। अब कितना भी उनके बारे में जाने, वो भी एक आधा सवाल आपसे करता है, अच्छा बेटा कहाँ से हो आप, अच्छा क्या करते हो, है ना। थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा मिल जाता है कि हाँ उसके साथ बैठने का। जी बिल्कुल। काफ़ी सारे स्टार्स ने कहा कि बेटा आप दिल्ली आ जाओ, अच्छा बॉम्बे आ जाओ, अच्छा काम मिलेगा आपको, अच्छा काम करोगे। तो मैं कहा सर कौन देगा काम? बोले आ जाओ ना, काम करोगे तो काम मिल जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दिलाऊंगा। उस समय ये कॉन्फिडेंस भी आप में बिल्ट होता है कि यार अगर ये मेरे को बंदा बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुझ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। हाँ, तो जाने का भी पूरा प्लान था
और जैसे ही वो ख़त्म हुआ हम वापस आए। अब उतने पैसे हुआ नहीं करते थे कि बॉम्बे जैसी जगह जाके, अब किसी को आप जानते नहीं है वहाँ पे, आपका रहना कैसे होगा, खाना कैसे होगा, अनजान शहर है ना, कुछ पता नहीं है जाना कैसे है। तो उसके लिए आपके पास एक तब 2002-03 में कोई 50,000 जैसा पैकेट होना बहुत ज़रूरी। जी बिल्कुल। तो मैंने कॉन्वेंट स्कूल में जॉब किया, ओके, है ना, कि कुछ करके मैं थोड़ा सा स्मार्ट अमाउंट इकट्ठा कर लूँ। तो उस दौरान एक मेरा लक ने फेवर किया कि एक बॉम्बे की एक प्रोडक्शन थी, वो जम्मू शूट करने के लिए आए थे। विश्वास द पावर ऑफ फेथ एक बॉलीवुड मूवी थी, मानव बिज थे उसमें लीड एक्टर। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ से उन्होंने मुझे ना बड़ा बूस्ट किया कि बेटा अच्छा काम करते हो यार, आप आ जाओ बॉम्बे। वहाँ के जो कैमरामैन थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहीं पे हूँ, मैं आपको रहने का भी करने का सारा अरेंजमेंट करवा दूँगा। पूरा प्लान भी बना, लेकिन वही ना, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो मेरे फादर साहब, मेरे मदर तो पहले पूरे हो चुके थे, वो हम में नहीं थे, तो फादर साहब भी काफ़ी बीमार रहने लगे थे। उनके उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया और वो पूरे हो गए। फिर उसके बाद 1 साल तो वैसे रहता है ना, आप कुछ वैसा सोच ही नहीं सकते हो, बिल्कुल है ना। तो फिर वो घर पे आना जाना लोगों का वैसा रहा, तो वो 1 साल जो आप ट्रैक से उतर जाते हो ना, तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होती वापस आप उस ट्रैक पे जाना, वापस उसी ट्रैक पे आने के लिए। तो वो एक ज़रूर है कि शायद काश एक लक फेवर हो जाता तो पता नहीं, शायद जो मैं आज कर रहा हूँ इससे अच्छा करता वहां पे जाके कि खराब होके वापस लौटता। ये कोई जरूरी नहीं है ना जी। लेकिन आज मैं अपने आप को बड़ा खुश, लेकिन आपका ये मानना बिल्कुल सही है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है हमेशा। तो खान साहब, इसी के साथ मुझे आप एक चीज़ ये बताएं कि आपने अपना पास्ट और प्रेजेंट तो बताया, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोग्राम्स आप प्लान कर रहे हैं जो आप जनता के सामने लाना चाहते हैं? अभी तो सर ईमानदारी से बताऊं तो फ्यूचर कोई प्लान किया नहीं है, और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को प्लान करके करूं। मेरा होता है कि मैं स्टार्ट कर दी है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। ओके, शुरुआत हो जानी चाहिए, है ना। तो प्लान मैं नहीं करता कि मतलब आगे 3 साल बाद मैं फिल्म बनाऊंगा, 6 साल बाद मैं बॉम्बे जाऊंगा, वैसा मैंने कभी कुछ लाइफ में प्लान नहीं किया है। ऊपर वाले ने जितना दिया है बहुत दिया है। इज़्ज़त बड़ी चीज़ है, माशाल्लाह रैसी के अंदर भी बहुत इज़्ज़त है, हर किसी से मिलते हैं तो इज़्ज़त मिलती है, इज़्ज़त बड़ी चीज़ है। खान साहब, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से इस समय कोविड-19 पूरा वर्ल्ड वाइड में, मतलब जिसने नाक में दम करके रखा हुआ है हर एक इंसान के, लेकिन एक बतौर आर्टिस्ट आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहा लोगों के लिए? मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के दौरान अब कलाकार तो हम एक साथ मिल नहीं सकते थे, है ना, फ़ोन पे ही बात होती थी, और बच्चे हमेशा बूस्ट करते रहते हैं, सर कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अब कैसे कर सकते हैं, है ना। और उस दौरान मेरी एक प्रोडक्शन बिल्कुल तैयार थी, अगर और 10-15 दिन लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी प्रोडक्शन हो जाती थी, क्योंकि उस लेवल तक हम पहुंच गए थे उसको कि उसको हम परफॉर्म कर पाएँ। लेकिन चलो आगे करेंगे उसको परफॉर्म। तो लॉकडाउन के दौरान हमने एक डोगरा मोनोलॉग सिंगिंग कंपटीशन करवाया। ओके, रियासी में नहीं, वो हमने 8 स्टेट में करवाया। 8 स्टेट, सारा ऑनलाइन था। जम्मू प्रोविंस उसमें था, क्योंकि डोगरा कल्चर्स का था, तो जम्मू प्रोविंस उसमें पूरा इन्वॉल्व था, रियासी को लेके नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस को लेके। और इस तरह से पंजाब में वो पंजाबी में था, हरियाणा में हरियाणवी में था, हिमाचल, इस तरह से हमने 8 स्टेट में वो करवाया। वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। शायद इससे पहले मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि जम्मू के अंदर इस तरह का ऑनलाइन मोनोलॉग्स कंपटीशन कोई हुआ हो। ओके, हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। तो एक नई चीज़ भी थी लोगों के लिए कि हम घर बैठ के भी कर सकते हैं कुछ, है ना। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा उसमें हमने 5000 फर्स्ट प्राइज़ रखा था, 3000 2000 सर्टिफिकेट्स, वो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद वो जो मनी थी वो हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र की। उसके बाद अभी एट प्रेजेंट जो इस वक्त रियासी को ही लेके, रियासी डिस्ट्रिक्ट को ही लेके हमारा डोगरी फोक सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। अभी वो 3rd राउंड में पहुंच गया है। ओके, है ना। उसके बड़े अच्छे जजेस हैं, सोनाली डोगरा एक बड़ा नाम है जी, बिल्कुल। वो उनको जज कर रही हैं। अंजुषा शर्मा रियासी से हैं जी, वो जज कर रही हैं। चमन लहरी जी हैं, सुभाष लंगे जी हैं, सरस भारती जी हैं, ये 5 जजेस हैं उनके। हाँ, तो अभी वो 3rd राउंड में पहुंच गया है।
हमारा तो एक वो कंपटीशन था रेसी को लेके, है ना। कंपटीशन में आप किसी को सिखा नहीं सकते जी बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन है, आपको खुद परफॉर्म करना है। रियासी को लेके सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जम्मू प्रोविंस को लेके करते तो बहुत सारी वीडियोस आ जाती, है ना। तो इतना अपने पास वो सिस्टम नहीं है कि मतलब आपके पास 400-500 वीडियो आ गई तो आप उसमें सेलेक्ट करके एक दो कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ रियासी को लेके किया, इसके बाद हम जम्मू को लेके करेंगे। अभी वो एट प्रेजेंट 3rd राउंड में है और 3rd राउंड में 10 लोग पहुंचे और 10 लोगों को एक जजेस को हमने 2-2 बच्चे अलॉट कर दिए हुए हैं। 22 को उनका वीडियो आएगा जी, है ना। कंपटीशन था, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको सिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारा जजेस का ये फैसला था कि बच्चे हैं, अनप्रोफेशनल हैं, तो भले लाइफ में अभी तक वो अपनी लाइफ का एक ही गाना गाएं लेकिन इतना बेहतर गाएं ताकि कहीं जाके गाएं तो उनको बोले कि नहीं बच्चे के अंदर टैलेंट है, बच्चे के अंदर टैलेंट है। तो इस तरह से हमने हर 2 बच्चे एक जजेस को दे दिए हुए हैं और जजेस से वो फ़ोन पे टाई अप कर रहे हैं और जहां उनको दिक्कत आती है वो जजेस उनको पूरा गाइड। तो क्या खान साहब इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर भी है कि जैसे मान लो कि फर्स्ट 3 बच्चे आपके कंपटीशन में आते हैं तो हम उनका नाम वगैरह या उनका जो भी उन्होंने परफॉर्म किया होता है वो कहीं आगे जैसे दिल्ली बॉम्बे तक भेजते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि सारा ऑनलाइन है, तो हमने सिर्फ जो जजमेंट है वो 25% हम उनकी वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे डाल देते हैं, है ना। तो इस तरह से उनको लोग देखते हैं और यूट्यूब से हमने सिर्फ 25% जजमेंट रखी होती है। 75% जजमेंट हमारे जजेस के पास रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट बहुत बढ़िया होता है लेकिन उसके सोर्स इतने नहीं होते ताकि उसको व्यूज यूट्यूब। इसीलिए मैंने आपसे मेरा सवाल था कि कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया, वो फर्स्ट 3 में आ गए लेकिन उनके सोर्सेज नहीं है कि वो आगे तक अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो आपकी तरफ से कोई उनको ऐसी हेल्प ताकि मतलब उनके वो गाने या उनकी वो परफॉर्मेंस दिल्ली या बॉम्बे के लोग भी देख सकें? हाँ, हम यूट्यूब चैनल्स पे डाल देते हैं और बच्चों से सिर्फ इतना ही कहा होता है कि आपके व्यूज़ बेटा हम अकाउंट करेंगे, 25% मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। ताकि ये मेरा खुद का मानना है, अगर आप अपने आप को खुद प्रमोट नहीं कर पाओगे ना तो आपको कोई प्रमोट नहीं करेगा। आपकी खुद की मेहनत होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को प्रमोट करना आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आपने अच्छा काम कर लिया और उसको लिफाफे में डाल के घर पे रख दिया तो बिना मतलब का है। तो खान साहब बड़ी लंबी बातचीत हुई आपसे, आपने काफ़ी अपना मतलब ज़िंदगी का सफ़र हमसे शेयर किया। आज की जनरेशन को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आज की जनरेशन को तो सबसे बड़ा इस वक्त जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये जो लॉकडाउन हुआ तो शायद काफ़ी सारे बच्चे शायद सेफ हो गए। जी बिल्कुल, है ना। एक तरह से बुरा माने तो हुआ बिल्कुल, लेकिन एक तरह से माने वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे वैसे वो डोज लेते थे और लॉकडाउन के वो 4-6 महीने के अंदर वो नहीं मिली है ना, तो कैसे भी रिकवर तो किया है। अब उनके पेरेंट्स को बोलो कि ये लॉकडाउन खराब है कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो ये मतलब सोने पे सुहागा हो गया है ना। ये बड़ी बात है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, बच्चे मेहनत करें, किसी भी फील्ड में करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो थिएटर में ही आए, लेकिन भले ही वो क्रिकेट खेलें, अच्छा खेलें, गाना गाएं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगी वो चीज़, है ना। यानी आपका इन शॉर्ट कहने का ये मतलब कि आप कुछ भी करें लेकिन अच्छा करें, सीखनी पड़ेगी। आप एक्टिंग मान के चलें तो एक्टिंग भी आपने 2-3 प्ले करके आपको आगे नहीं गए, एक्टिंग की भी पढ़ाई है। जैसे आपकी इंजीनियरिंग है, MBBS है, कोई भी पढ़ाई करते हैं एक कोर्स है, वैसे ही एक्टिंग का भी है जी, है ना। आपको उसके लिए वो नॉलेज होनी चाहिए। चाहे आप संगीत में जाएं तो वो संगीत को सीखें जी, ऐसे कहने से नहीं होगा जी बिल्कुल, है ना। तो वो सीखना बड़ा जरूरी है। मैं तो मतलब सीख जो है किसी भी काबिलियत तक, किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक सीख और आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में वक्त निकाला, हमसे बात की। तो ये थे शादाब खान साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कब शुरू हुआ और किस तरह से आगे चला, उन्होंने हमसे साझा किया अपना सफ़र। इसी तरह की शख्सियतों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, बने रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल फेसबुक पेज, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम। नमस्कार।